नमस्कार. मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आता आपली तूर बाजारात येते. आपला हरभरा पेरून झाला. पुढच्या 1.5-2 महिन्यामध्ये हरभरा देखील बाजारात येईल. परंतु नेमकं या दोन्ही शेतीमालाच्या बाजारामध्ये सध्या आपल्याला घसरण दिसते. दर कमी झालेले दिसतात. मग नेमकं तुरीचा बाजार पुढच्या काळात कसा राहील? हरभराचा बाजार कसा राहील? तेजी मंदी कधी येऊ शकते? शेतकऱ्यांनी नेमकी विक्री कशी करावी? त्यासोबतच आपलं जे महत्त्वाचं पीक आहे सोयाबीन. सोयाबीनचा बाजार आता नवीन वर्षात म्हणजे जानेवारी आणि त्या पुढच्या टप्प्यामध्ये कसा राहू शकतो? हेच आपण आज जाणून घेणार आहोत. आणि आपल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी नेहमीप्रमाणे आज आपल्यासोबत आहेत शेतीमाल बाजार विश्लेषक दिनेश सोमानी सर. सर आपका स्वागत है में. थँक्यू 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 व्हेरी मच. सर पहिला प्रश्न हाच आहे की आता तुरीचे भाव आपण बघतो की मार्केटमध्ये मागच्या 3 आठवड्यात जवळपास 2 ते 2,500 रुपयाने कमी झालेले दिसतात. तर नेमका यंदा तूर पिकाची परिस्थिती काय आहे? उत्पादन कसं राहू शकतं आणि खरंच तुरीचे बाजार मंदीत राहतील अशी परिस्थिती यंदा आहे का? नमस्कार अनिल, जैसे पिछले बार से इस बार में अगर कंपैरिजन करते हैं तो पिछले बार सोइंग 6% कम थी और यील्ड लॉसेस भी बहुत ज्यादा थे। मौसम जो था बिल्कुल अनुकूल नहीं था, ड्रॉट लाइक कंडीशन थी, यील्ड बहुत ज्यादा कम थी और फसल बहुत कम ज्यादा थी। इस बार जो है परिस्थितियां विपरीत है। कम से कम 15 से 16% सोइंग बढ़कर है। क्रॉप कंडीशन बहुत ही एक्सीलेंट कंडीशन में थी, यील्ड भी काफी अच्छी है और जो जमीन में नमी थी वो भी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि पिछले बार के मुकाबले कम से कम 20 से 25% तुअर की फसल ज्यादा आएगी। बहुत ही कम जगह ऐसी है जहां पर थोड़े से यील्ड लॉसेस होंगे, वो निग्लिजिबल है, वो काउंटेबल भी नहीं है। बट एक बात और भी है हमारे पास कि पिछले बार जैसा कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम था, इस बार भी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफी कम है। गवर्नमेंट की जो एमएसपी है वो 7550 की है और अभी मंडियां जो है इससे नीचे बिक रही है। मैं बेंचमार्क हमेशा जो पकड़ता हूँ अकोला की मंडी पकड़ता हूँ, जिसका बिल्टी रेट है जो 82.5-83 के आसपास चल रहा है। मेरे समझ से जो आवक का प्रेशर अभी आने वाला है, 5 स्टेट अभी जो ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट ने खरीदारी शुरू कर दी है और करीब करीब 9.5 लाख टन इन्होंने खरीदा कर चुका है। फरवरी के मुझे लगता है कि शायद महाराष्ट्र में भी इनकी परचेसिंग शुरू हो जाएगी और जो अराइवल्स का पीक आएगा वहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके कहीं ना कहीं अराइवल प्रेशर ईज करेगा। तो 7700 के आसपास अकोला की मंडी अगर आती है तो वहां से एक बार रिन्यूड बाइंग होकर आ सकती है। पिछले साल यही रेट 12,500 रुपया ऊपर गए थे, वहां से ऑलमोस्ट 5-5,500 रुपए नीचे चल रहा है। 7500-7700 के आसपास अगर अकोला की तुअर आती है तो वहां से एक बार रिन्यूड बाइंग होकर हो जाएगी और दोबारा मुझे लगता है कि 90-9200 के रेट इसमें बन सकते हैं। बहुत अत्यधिक तेजी इसीलिए संभव नहीं है क्योंकि फसल बहुत अच्छी कंडीशन में है और जो है मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन और एमएसपी जो प्राइजेस को सपोर्ट करते रहेगी। बिलकुल. म्हणजे सर जेव्हा अरायव्हलचं प्रेशर असेल तेव्हा गव्हर्नमेंट सुद्धा मार्केटमध्ये असेल म्हणजे 7550 जे काही एमएसपी आहे त्या एमएसपी ला शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त माल जाऊ शकतो का? नक्की जाऊ शकतो। गवर्नमेंटकडे एमएसपी म्हणजे मैं गवर्नमेंट की अगर बात करूं तो उनके पास कैरी और इसका जो तुअर का स्टॉक है बहुत ही निग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। और पिछले बार जो कारण रहा तेजी का मुख्य कारण यही था कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस इंटरवेंट नहीं कर पाई और प्राइसेस को कूल डाउन नहीं कर पाई। सेम कंडीशन इस बार है, लेकिन इस बार वो पिछले बार जैसा नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि हो सकता है शायद मार्केट रेट पर भी उसको परचेस करे या एमएसपी पर परचेस करे जहां पर प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। अगर गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक अत्यधिक मात्रा में आ जाता है तो अराइवल का जो प्रेशर है वो मार्केट में इतना ज्यादा नहीं आएगा और फिर मार्केट डिमांड सप्लाई के अनुरूप चलता रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि 7,500-8,000 की तुअर बहुत ज्यादा महंगी है। उस हिसाब से मुझे लगता है कंजम्पशन इसका बढ़ सकता है और वहां से प्राइसेस का सपोर्ट लेके दोबारा 9,000 की ओर रुख मोड़ सकता है। म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की यंदा एमएसपीचा म्हणजे 75 से 50 रुपयाचा एक सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट मार्केटला असेल. नक्कीच नक्कीच. येस. आणि सर थोडंसं सविस्तर विचारतो, जेव्हा फेब्रुवारी किंवा मार्च मध्ये आपल्या राज्यातल्या तुरीची अरायवल होईल म्हणजे जास्तीत जास्त तूर या काळामध्ये येत असते, तर शेतकऱ्यांनी नेमकं विक्रीचं नियोजन कसं करायला पाहिजे? म्हणजे मार्केटमध्ये एमएसपी ला द्यायला पाहिजे का नंतर थांबायला पाहिजे? नेमकं कसं नियोजन केलं तर फायदेशीर ठरेल? बहुत अगर अत्यधिक आवश्यकता है तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को तुलाना चाहिए। 7550 का रेट अच्छा रहेगा मंडी के हिसाब से। और अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो मेरे हिसाब से प्राइवेट मंडी में भी इसके भाव अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि जो चीज अगर ऊपर से इतनी कहीं गिरती है तो कहीं ना कहीं उसमें पुल बैक रैली आती है। कोई भी टेक्निकली अगर आप बॉल भी नीचे फेंकते हो तो वो बाउंस करता है, हमेशा नीचे ही नहीं रहता है। उसी तरह ये तुअर या कोई भी जो पल्सेस है ये बाउंस बैक काफी शार्प करते हैं, खास करके तुअर। तो मुझे लगता है कि दोबारा 88-9,000 के रेट्स मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। एक बार अराइवल का प्रेशर ईज हो जाए, गवर्नमेंट के बफर में थोड़ा सा स्टॉक चला जाए, उसके बाद मार्च के आसपास ये रेट आपको देखने मिल सकते हैं। अच्छा, म्हणजे जे काही आपल्याला पुढं म्हणजे 8च्या पुढचा जो रेट आहे तर तो आपल्याला एक फेब्रुवारी मार्च नंतर मार्केटमध्ये दिसू शकतो. नक्कीच दिसू शकतो.
येस. हां, म्हणजे शेतकऱ्यांना हे होणं क्लिअर होणं गरजेचं असतं. कारण शेतकरी मग विचार करता की नाही तुम्ही तर सांगितलं की 9,000 च्या आसपास रेट जाऊ शकतात. पण ते कधी जाऊ शकतात त्यासाठी हा प्रश्न होता. सर दुसरं आपलं पीक येईल आता महत्त्वाचं ते म्हणजे असेल हरभरा. यंदा हरभराची परिस्थिती कशी राहू शकते? चने में मुझे लगता है कि सोइंग पिछले बार मुझे ऐसा लगा था कि 7800 के रेट चने के हुए तो शायद सोइंग इसमें बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बट गवर्नमेंट की फिगर जब मैं देखता हूँ तो मात्र 1% इसकी सोइंग बढ़ी है। लेकिन पिछले बार के मुकाबले जमीन में थोड़ी जो नमी है वो काफी अच्छी थी क्योंकि बरसातें बहुत अच्छी हुई थी। पिछले बार इसमें भी यील्ड लॉसेज ज्यादा थी, फसल कम थी और उसके चलते जो हमने एक बड़े तेजी का रुख उसमें देखने मिला। साथ ही साथ पिछले साल अगर हम देखते हैं कि नाफेड के पास 25 लाख टन था, जो अभी इस बार घटकर मेरे हिसाब से 8 लाख टन के आसपास इनका स्टॉक है, जो मात्र 10% ही है, बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि प्राइजेस ये डिस्पोज करके प्राइजेस को कूल ऑफ करने का प्रयास करेंगे। 7800 के लेवल से प्राइजेस ऑलमोस्ट 6500 के आसपास अभी दिल्ली चना आ चुका है, 67 आई थिंक, नॉट 6500, 67 के आसपास आ गया। तो ये आगे की फॉरवर्ड कंडीशन को डिस्काउंट कर रहा है। मतलब जो फसल आने वाली है, क्योंकि इस सीजन में जो स्टॉकिस्ट जो लोग होते हैं ये मार्केट में अपना गुड्स डिस्पोज ऑफ करते हैं, जिस कारण से प्राइजेस में ये नमी आती है। फ्रेश स्टॉक कोई लेता नहीं है और सामने कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसके लिए स्टॉक किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द त्योहार अक्टूबर नवंबर में हमारे खत्म हो जाते हैं, तो डिमांड पीरियड भी इसमें लीन होता है। इसके चलते ये ऊपर से 1200 से 1300 रुपए की मंदी चने में आई। बट मुझे अब लगता है यहाँ जब नया सीजन नया पीक शुरू होगा जनवरी फरवरी, प्रोबेबली यहाँ से 200 से 300 रुपए का गिरावट और एक बार संभव है। दिल्ली जो बेंचमार्क चना मैं कंसिडर करता हूँ 6400 के रेट के आसपास आ सकता है। 6400 से इसमें दोबारा एक बार बाइंग बनकर आ सकती है, दोबारा प्राइजेस ऊपर में 15 से 20% बढ़ सकते हैं। और मुझे अभी इतना ऐसा नहीं लगता है कि 6200 के नीचे इसके प्राइजेस जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने इस बार एमएसपी भी इसकी बढ़ाई है, करीब करीब 5650 की एमएसपी है। तो मुझे लगता है कि 6200 का घर इस बार चना इतनी आसानी से नहीं तोड़ेगा। ओवरऑल सीजन में बहुत अत्यधिक गेन आपको नहीं देखने मिल सकते हैं, लेकिन प्राइजेस जो है सीजन के स्टार्ट में जो रहेंगे उससे बेहतर मार्च एंड में आपको देखने मिल सकते हैं। ओके. म्हणजे सर आता तुम्ही दिल्ली चण्याचा जो काही रेफरन्स देतात त्याच्या जर आपण मंडीचं रिलेशन जोडलं तर सध्या मंडीमध्ये एक 5700 ते 6000 रुपयाच्या दरम्यान आपल्याला भाव मिळतात. महाराष्ट्रात जर विचार केला तर एक 55 ते 58 च्या दरम्यान सध्या भाव आहे. याच्यामध्ये जेव्हा नवीन माल येईल तेव्हा 300 ते 400 रुपये मार्केट डाऊन होऊ शकतं असं तुम्हाला म्हणायचंय? मुझे लगता है एमएसपी के आसपास आता है। अगर आप मंडी के रेट की बात कर रहे हो, मैं हमेशा ट्रैक ओके, करता हूँ ओके. बिल्टी रेट, अकोला हो या दिल्ली हो, बिल्टी का रेट मैं काउंट करता हूँ, क्योंकि उसमें एक बेंचमार्क लेवल जो होती है कि इसमें मॉइस्चर इतना बिल्कुल, होना बिल्कुल. चाहिए, इसमें नमी इतनी होनी चाहिए, सब कुछ ऐसा होना चाहिए। और जब हम मंडी की रेट बात करते हैं वहां पर कोई पैरामीटर्स नहीं होते। बिलकुल, बिलकुल. हां, म्हणजे आपल्या शेतकऱ्यांना समजावं म्हणून मी थोडंसं ते एक ट्रान्सलेट करत होतो मंडीच्या बरोबर रेटमध्ये. परंतु बरोबर एम-एस-पीच्या आसपास आपल्याला मंडीत राहू शकतं. चण्यामध्ये शेतकऱ्यांनी यंदा म्हणजे हरभऱ्याच्या विक्री करताना शेतकऱ्यांनी यंदा कुठली स्ट्रॅटेजी वापरावी की जेणेकरून त्यांना चांगला रेट मिळू शकतो आणि भविष्यामध्ये चण्याचा बाजार कसा राहील? मला वाटतं इमिडिएटली त्यांनी विकलं नाही पाहिजे। मतलब ओके. मुझे ऐसा लगता है कि चना थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, क्योंकि चने के स्टॉक बहुत कम है और इसकी डिमांड अच्छी निकल के आ सकती है इस बार। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इसमें अच्छा गेन उनको मिल सकता है। जो अराइवल के सीजन में रेट रहेंगे वो बहुत कम रहेंगे, वहां पर बेचने की जल्दबाजी ना करें, थोड़ा 2 से 3 महीना इसको होल्ड करें, वहां पे बेटर प्राइजेस बेटर रियलाइजेशन मिल सकता है। बट ये मैं अभी आपको बता दूं कि वो पिछले साल जैसे जो रेट है वैसे एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन बेटर रेट्स जरूर मिल सकते हैं। सर गव्हर्नमेंट येईल का मार्केटमध्ये? एम-एस-पीच्या खरेदीला गव्हर्नमेंट येईल का? आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। अगर 25 लाख टन के एक बार उनके पास स्टॉक था जो 8 लाख टन हो गया है, तो बफर स्टॉक इन्होंने निश्चित तौर से बनाना चाहिए और ये जरूर आएगी भी बिल्कुल। तुअर में आएंगे, ये चने में आएंगे, ये सोयाबीन में भी आएंगे। मुझे लगता है कि हर जगह गवर्नमेंट को आना जरूरी है, क्योंकि अगर प्राइजेस को इनको सपोर्ट करना है तो एमएसपी पर खरीदारी करनी भी जरूरी है। म्हणजे आपण म्हणू शकतो की हरभरा म्हणजे हरभऱ्याला किमान 5650 एक एम-एस-पीचा एक बॅकअप आहे, एक सपोर्ट आहे. तसंच तुरीला देखील आहे. आता सर तुम्ही सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिलीत. आता शेवटचा प्रश्न तूर आणि हरभरा संदर्भातला, की शेतकऱ्यांची स्ट्रॅटेजी जसं मागच्या वर्षी तुम्ही आधी सांगितलं, की मागच्या वर्षी जेवढी तेजी आली होती ती या वर्षी आपल्याला दिसणार नाहीये. तर एक शेवटचा प्रश्न थोडक्यात ओव्हरव्ह्यू करून द्या, की नेमकं शेतकऱ्यांनी यंदा तूर आणि हरभरा विक्री करताना कुठल्या गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजे? बस जैसी अराइवल्स आती है इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ करने की जल्दबाजी ना करें, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऊपर से प्राइसेस में नीचे आ चुकी है। अगर सीजन हायर लेवल पे ओपन होता है तो फिर बेचने में दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर बाद स्टेबलाइजेशन होता है, बाजार रुक जाता है। जैसे तुअर की अगर बात करो तो पिछली बार 9000 और 9500 और 10,000 एकदम तुरंत हो गई। तो 10,000 में अगर आप बेचते हो तो अच्छा रेट है।
लेकिन अगर 8,000 पे सीजन शुरू होता है और वहां आप बेचने की जल्दबाजी करते हो तो यू वुड बी एट अ लॉस ऑफ 2,000 रुपीज पर क्विंटल। तो वहां पर एक थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए, थोड़ा सा होल्ड ऑन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसका कंजम्पशन ही खत्म हो गया या फसल ही बहुत ज्यादा हो गई या फिर लोग इसका कंजम्पशन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। प्राइजेस में डिमांड निकल कर जरूर आएगी और प्राइजेस धीरे धीरे फिर उसमें बढ़ना शुरू करेगी। वो धीरज आपको उस 2 या 3 महीने का रखना होगा। आता सर, म्हणजे शेतकऱ्यांनी थोडक्यात जर तात्काळ गरज असेल तर एमएसपीने द्यावं, मार्केटकडे लक्ष ठेवावं आणि वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये जर माल विकला, जर थांबला आणखीन एक चांगलं होऊ शकतं. सर, आणखीन एक सोयाबीन महत्वाचं पीक आहे. यंदा सोयाबीनचे भाव खूपच डाऊन झालेले आहेत. म्हणजे मंदीत मार्केट आहे आपण असं म्हणू शकतो. एमएसपी पेक्षा बिल्टी रेट तर 700 रुपयांनी कमी आहेत, परंतु मार्केट रेट जो आहे म्हणजे बाजार समिती एमएसपी जो रेट आहे कमीत कमी 900 ते 1000 रुपयांनी कमी आहे. तर जानेवारी महिन्यात विशेषतः सोयाबीनचं मार्केट कसं राहू शकतं आणि जानेवारी नंतर मार्केटमध्ये कुठल्या नवीन घडामोडी घडू शकतात? बिल्कुल अजीज, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें पेस पकड़ ले। बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड कमोडिटी है ये सोयाबीन। और महाराष्ट्र और एमपी यहाँ पर सबसे बड़ी इसकी फसल होती है। मतलब अगर मैं 3 स्टेट गिनूं, मेजर महाराष्ट्र और एमपी अगर गिनूं तो 50% फसल इन 2 स्टेट से आती है। 25-25 लाख टन की फसल आती है सोयाबीन की। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया करीब करीब 120 लाख टन की फसल बताई जा रही है सोयाबीन की। इंटरनेशनल प्राइजेस जो है ये बहुत ही स्टीप डिस्काउंट में, मतलब $980 पे चल रहा है वहां पर, $40 पर वहां पे तेल चल रहा है, $315 पे मील चल रही है। बहुत ही लोअर और बॉटम रेंज है। अगर वहां पर वेदर डिस्टर्बेंस आता है इंटरनेशनल में, खास करके अर्जेंटीना में, जो कि अभी ड्राई स्पेल बता रहे हैं, अगर वहां पर वेदर डिस्टर्बेंस आता है तो प्राइजेस में एक इजाफा होने के चांसेस है। अनलेस एंड अनटिल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड निकल कर आती है। अगर सोया मील की भी बात करें हम, तो नॉर्मली हमारे से 20-22 लाख टन एक्सपोर्ट होता है। पर अभी जो तनाव की सिचुएशन चल रही है, जिन कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं वहां पर बॉर्डर सिचुएशन है, तो शायद इतना एक्सपोर्ट ना हो। उसी के चलते ये प्रेशर निरंतर बनता जा रहा है और प्राइस में स्टेबिलिटी है। थोड़ा मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट एमएसपी पर लेती है तो बेस्ट वे गवर्नमेंट को तुलवाने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है, बड़ा मार्जिन है उसमें। और रही बात, तो मुझे लगता है कि जनवरी एक वेट कर लेना चाहिए। अगर जनवरी के बाद प्राइसेस नहीं बढ़ते तो इसमें बहुत ज्यादा रुक कर कोई फायदा नजर नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि जनवरी में एक बार हम दोबारा रिव्यू करके इसको एक बार प्रयास करेंगे कि शायद इसमें कोई रिकवरी आती है या कोई रिन्यू आती है, कुछ बाइंग बनकर आती है, तो जनवरी में हम बेटर एनालाइज कर पाएंगे या रियलाइज कर पाएंगे कि प्राइसेस हमने और होल्ड करनी चाहिए कि डिस्पोज ऑफ कर लेना चाहिए। जी सर। और सर, दूसरे कुछ कमोडिटी के बारे में आप किसानों को कुछ सलाह देना चाहते? बहुत कुछ। मुझे इस साल में तो ऐसी नहीं लगती कि कोई कमोडिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि मसालों के प्राइसेस में काफी इजाफा हुआ है। मतलब एट टाइम्स कभी जो जीरा 20,000 पार नहीं करता था, वो 24-25 हजार रुपए अच्छा सस्टेन कर रहा है। हल्दी जो कभी 8,000 10,000 हुआ करती थी, वो अभी 14,000 15,000 के लेवल्स पर ट्रेड कर रही है। और वही धनिया की बात करूं तो जो 6,000 6,500 हुआ करता था, वो 8 8,500 के आसपास आ गया। तो मुझे लगता है कि सिर्फ पल्सेज या ऑयलसीड पर ही फोकस ना करके हमने कोई अल्टरनेट क्रॉप ऐसे लगाए जिनकी वैल्यूज काफी ज्यादा है। मतलब मैं मराठवाड़ा एरिया ही देखता हूँ, तो वहां पर ड्रैगन फ्रूट की सोइंग काफी अच्छे मैंने देखा कि लोगों ने, मेरे कोई संपर्क में लोग हैं जिन्होंने एक वैरायटी अलग डेवलप की है जिसका वैल्यू काफी अच्छा मिल रहा है उनको। तो एक ट्रेडिशनल क्रॉप से हटकर हम कोई अगर दूसरी क्रॉप की और भी अगर डाइवर्सिफाई हो जहाँ में बेटर रियलाइजेशन मिले और एक वैल्यू हम ऐड कर पाए एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो वो ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। जी सर। सर, आता बऱ्याच शेतकऱ्यांची अपेक्षा असते की मार्केट जसं आपण अंदाज देतो त्यानुसार चाललं पाहिजे. बऱ्याच वेळेला मार्केटमध्ये चढ उतार सुद्धा होत असतात. तर हे मार्केट अनालिसिस देताना म्हणजे बऱ्याच शेतकऱ्यांनी आम्हाला विनंती केली होती की दिनेश सोमानी यांना बोलवा, त्यांचा तुरीबद्दल हरभऱ्याबद्दलचा अंदाज काय आहे. मागच्या 2-3 वर्षांमध्ये तुम्ही जे कॉल दिले होते ते कॉल बाजारामध्ये दिसले. तर काही शेतकऱ्यांनी प्रश्न देखील विचारला होता की नेमकं हे मार्केटमध्ये कसं घडतंय, तुम्ही कसं अनालिसिस करता? तर थोडं शेतकऱ्यांना जाणून घ्यायचं की नेमकं काय आहे, असं याच्या पाठीमागे नेमकं कुठलं सायन्स आहे? जी बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है ना, बैलेंस शीट से कंपनी पता चलती है अच्छी है या नहीं है। सेम वैसी केस यहाँ पर जो बैलेंस शीट होती है कि तुअर की कैरी फॉरवर्ड कितनी है, तुअर का फसल कितना है, तुअर का कंजम्पशन कितना है और तुअर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है। तो एक बैलेंस शीट में बनते अगर हम देखने पता चलते कि डिमांड और सप्लाई में गैप बहुत कम है, मतलब जितनी डिमांड है उसके अनुरूप सप्लाई नहीं है, तो प्राइसेस में तेजी हो सकती है। ये सिंपल एक फंडा, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। मतलब अगर आप कोई स्टॉक भी एनालाइज करो, कोई कमोडिटी भी देखो, किसी चीज के डिमांड सप्लाई एक मेजर फैक्टर होता है। और मैं आपको बताऊं, पिछली बार जैसे हमने बताया था कि 8 साढ़े 8 हजार की तुअर एक बार 12 साढ़े 12 हजार हो सकती है, 6,000 का चना 7800 हो सकता है। ये हमारे अनुरूप काफी सही रहा, लेकिन कहीं हम सोयाबीन में फेल हुए, कहीं हमें कपास में इतनी बड़ी तेजी देखने नहीं मिली। सेम केस इस बार है कि हमारे पास जो है, हमने ये सोचा था कि कपास में 300 लाख गांठ से कम फसल है,
तो मुझे ऐसा लगा था कि कपास में तेजी बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल प्राइस देखता हूं तो वहां पे $68,169 काफी समय से एक ही ट्रेड पे कर रहा है। जो हमारे यहाँ 28 लाख गांठें एक्सपोर्ट हुई थी पिछली बार, इस बार लग रहा है कि 18-20 लाख पर ये सिमट जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये प्राइसेस को डेंट कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार हमारा एनालिसिस सही हो या हम हमेशा तेजी ही बोले। हम वो कहते हैं जो हमारा डेटा बताता है। तो ऐसा आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट न करें कि मैंने कहा कि तेजी है तो तेजी होगी। मेरा एक अपना स्टडी है, मैं स्टडी के अनुरूप ही करता हूँ। मेरा पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना मेरे पास एक बोरी चना है ना एक बोरी तुअर है। मेरा काम है सिर्फ एनालिसिस का। एनालिसिस करके ये प्रयत्न करता हूँ, ये कोशिश करता हूँ कि मेरे किसान भाइयों को मैक्सिमम इसमें लाभ मिल सके। यही मेरा एकमात्र हेतु है, यही मेरा उद्देश्य। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।